नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री क्लास 12th के वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम पूरे इंटायर सिलेबस को कवर करेंगे। ये वन शॉट वीडियो होंगे जिसमें पूरे पूरे चैप्टर को समझा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर एनसीईआरटी को खोल लिया और उसको रीड करना स्टार्ट कर दिया। वो बुक आपके पास भी है, आप भी रीड कर सकते हैं। मैं इसको थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में कराऊंगा। बहुत जल्दी, बहुत छोटे समय में चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट को और कहानी को समझते हुए, जिससे कि पढ़ाई आपके लिए बोरियत ना हो जाए, बोझिल ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर इंडियन पॉलिटी का, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जिसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं। जिसका एक टॉपिक आता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये एक फेमस स्पीच था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 14-15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि को दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्पेशल सेशन। यहाँ पर क्वेश्चन 3-4 तरीके के बन सकते हैं। पहला कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने ये स्पीच दिया था। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट पीएम थे भारत के। इन्होंने ये कब दिया था? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कब दिया था? 14-15 अगस्त मिडनाइट को दिया था। इसके बाद क्वेश्चन एक और बनता है, कहां पर दिया था? जिसमें बच्चे गलती कर देते हैं। इस क्वेश्चन को समझें, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें इमेज दी हुई है जो वो रेड फोर्ट से स्पीच देते हुए की, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो समझें, ये यहाँ रेड फोर्ट में नहीं दिया था, ये कहां दिया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कहां दिया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा में स्पीच दिया था, और इसी स्पीच ने भारत की दशा को निर्धारित किया। वहां से भारत ने कैसे आगे बढ़ा, क्या क्या चैलेंजेस आए, यही आपको इस पूरी बुक में बताया गया है। इस स्पीच के साथ शुरू होता है, और इसके बाद आता है कि अगला क्वेश्चन कि भारत के सामने मुख्य चुनौतियां, व्हाट आर द 3 मेन चैलेंजेस बिफोर इंडिया। तो भारत के सामने 3 मेन चैलेंजेस थे। कितने? 3 चैलेंजेस थे। बिल्कुल बना बनाया फॉर्मेट है, सारे क्वेश्चंस एकदम आउट हैं कि ये आना चाहिए आपका, उसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। 3 चैलेंजेस कौन थे? सबसे मेन पहला था नेशन बिल्डिंग का, यूनाइट ए नेशन। हमें पूरे देश को यूनाइट करना था। यूनाइट क्यों करना था? क्योंकि भारत में डाइवर्सिटी, विविधता बहुत ज्यादा, यानी कि हमारे यहाँ अगर आप देखें तो बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर, हमारे देश का जो साइज है वो बहुत बड़ा। उसके बाद हमारे यहाँ कई धर्मों के लोग मिलते हैं, कई रिलीजन्स होने के साथ साथ हमारे यहाँ कई कास्ट भी दिखाई देती हैं, लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, रीजन्स अलग अलग, जिसकी वजह से बहुत सारी विविधता दिखाई देती है हमारे देश में। तो पहला जो चैलेंज आया वो क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन, नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग में ही आप क्या बता सकते हैं कि इस क्या करना है? यूनाइट। जब यूनाइट करने का सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने था इंस्टेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ सकता है, यूनाइट करने में किसका रोल सबसे बड़ा था? तो आपको याद रखना है, आपकी बुक में जो मिलता है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन एक नाम और भी याद रखेंगे आगे के लिए, वीपी मेनन। इन दोनों लोगों का भारत को यूनाइट करने में, एकता के सूत्र में पिरोने में बहुत बड़ा योगदान था। वो थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय पे भारत के होम मिनिस्टर थे। क्या थे? होम मिनिस्टर। डिप्टी पीएम भी थे, यानी कि उप प्रधानमंत्री भी थे हमारे देश के। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से नवाजा गया, लौह पुरुष। इनकी अगर आप देखें कि एक स्टैचू भी बनाई गई, स्टैचू ऑफ यूनिटी, कहां पर बना हुआ है? गुजरात में। वो भी इनको ही, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग माइंडसेट के व्यक्ति थे। कहा जाता है कि अगर ये भारत के प्रधानमंत्री होते तो भारत का नक्शा कुछ और ही होता। लेकिन कुछ लोग इसमें डिबेट करते हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें,
कि जब भारत में पहला इलेक्शन हुआ था, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की डेथ हो चुकी थी उससे काफ़ी ही पहले। तो ये जो लोग कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को नहीं, पटेल जी को होना चाहिए था, वो थोड़ा-सा गलत हो जाता है क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी। इसके आगे बढ़ते हैं, इनको मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। सरदार पटेल को मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। तो पहला तो हमारा क्या आ गया? चैलेंज नेशन बिल्डिंग। दूसरा चैलेंज आ जाता है हमारा इस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को इस्टैब्लिश करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने, क्योंकि हम जब आजाद हुए तो ब्रिटिशर्स तो हमको छोड़ करके गए, लेकिन एक 1/3 पार्ट हमारे यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, यानी कि 1/3 पार्ट ऐसा था जिस पर राजाओं का शासन होता था। तो राजा कभी ये नहीं चाहेगा कि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो जाए। तो ये भी एक हमारे यहाँ चैलेंज था कि उन राजाओं को मनाना कि वो सब भारत में मर्ज हों, भारत में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो, चुनाव हुआ करें, क्योंकि राजा के यहाँ तो चुनाव होता नहीं। तो दूसरा चैलेंज क्या था? डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना। और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना इसलिए भी बहुत मुश्किल काम था क्योंकि उस जमाने में केवल और केवल जो डेवलप्ड नेशंस थे वहीं पर डेमोक्रेसी हुआ करती थी, बाकी जगहों पर डेमोक्रेसी नहीं हुआ करती थी। हमारे भारत का साइज बहुत बड़ा। थर्ड, हमारे यहाँ जनसंख्या जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, केवल 15% लोग ही लिटरेट हुआ करते थे। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में भी जानेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान लेते। और तीसरा था डेवलपमेंट। तीसरा क्या था? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, एक बार हम यूनाइट हो गए, हम आज़ाद हो गए, यूनाइट हो गए, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर दी, लेकिन ये सारी चीज़ें तो तभी काम आएंगी जब हर व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा और मकान हो। तो हमारा अगला काम, टारगेट क्या था, अगला लक्ष्य क्या था कि हम डेवलपमेंट करें, सबका वेलबींग होनी चाहिए, सबका कल्याण हो सके। तो डेवलपमेंट वेलबींग कैसी? फॉर ऑल, सभी के लिए, ये नहीं कि केवल किसी एक तबके के लिए होनी चाहिए। तो ये कैसी? डेवलपमेंट। तो सीधा क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 मेन चैलेंजेस बिफोर इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? नेशन बिल्डिंग, डेमोक्रेसी, इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। ये 3 आते हैं हमारे चैलेंजेस। इसके बाद अगला एक टॉपिक हमको देखने को मिलता है कि टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी एक ऐसा क्वेश्चन जिसने भारत का नक्शा बदल करके रख दी, जिसने पूछा कि क्या हिंदू और मुस्लिम एक साथ रह सकते हैं। इसी से जन्म हुआ टू नेशन थ्योरी का। 1940 में, 1940 में मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग क्या थी? एक पार्टी हुआ करती थी, जैसे कांग्रेस, वैसे ही मुस्लिम लीग एक पार्टी हुआ करती थी। उसके एक लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने 1940 में एक स्पीच दिया बहुत फेमस कि हमारा रोटी और बोटी का कोई संबंध नहीं है, यानी कि हमारी हिस्ट्री अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारा खान पान अलग है। बोटी पंजाब में लड़कियों को कहा जाता है, यानी कि हम अपने यहाँ की लड़कियां आपको नहीं देते, आप हमारे यहाँ की लड़कियां हमको नहीं देते, यानी कि शादी, मैरिज नहीं होती हमारे में बीच में। हम पूरी तरीके से अलग हैं, हम 2 कौमें हैं और इन 2 कौमों में का एक साथ रहना पॉसिबल नहीं है। ये किसने कहा? मोहम्मद अली जिन्ना। तो टू नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत, क्वेश्चन आता है किसने दी थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, या पार्टी पूछे तो मुस्लिम लीग के द्वारा। अब इनके ये कहने से क्या हुआ? ब्रिटिशर्स भी इस थ्योरी से कन्विंस हो गए। उन्होंने क्या कर दिया? फैसला कर लिया कि इंडिया में सब एक साथ नहीं रह सकते। इंडिया का ये जो स्वरूप दिखाई देता है ये ऐसा नहीं रह सकता, और भारत का क्या हुआ? पार्टीशन। तो अगला क्या चीज आती है कि पार्टीशन, इसका रिजल्ट क्या निकल के आया? पार्टीशन। लेकिन ये जो टू नेशन थ्योरी थी ये हमको एक चैलेंज और दे के चली गई कि क्या वो चैलेंज आया कि भारत क्या विभिन्न धर्मों के साथ रह सकता है। और हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और हमने दिखाया कि भारत में बहुत ही सफलतापूर्वक सारे धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। अब पार्टीशन, पार्टीशन कैसे हुआ? आपको मालूम है कि
इंडिया पहले क्या था, पाकिस्तान और इंडिया एक ही होता था, लेकिन फिर बाद में इसमें क्या कर दिया गया, एक लाइन खींची गई, जिसको किसने खींचा था, सर रेडक्लिफ ने। किसने खींचा था, सर रेडक्लिफ ने। तो पाकिस्तान दो जगह बना था। कितनी जगह, दो जगह। एक बना वेस्ट में, वेस्ट पाकिस्तान, और एक बना ईस्ट पाकिस्तान। एक बना ईस्ट पाकिस्तान। अब आपको याद रखना है, पूछे अगर कभी कि बाउंड्री ड्रॉ किसने करी थी, सर रेडक्लिफ ने। किसने करी थी, सर रेडक्लिफ। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने बाउंड्री ड्रॉ करने का काम किया था। अब ये सर लगा दिया है तो ये ऐसा नहीं कि उनको कोई सम्मान दे रहे हैं, बुक्स में सर रेडक्लिफ लिख के मिलता है, वैसे नाम क्या है, रेडक्लिफ। तो भारत और पाकिस्तान को बांटने वाली लाइन, पार्टीशन करने वाली लाइन का नाम क्या है, रेडक्लिफ लाइन। क्या नाम है, रेडक्लिफ लाइन। इन्हीं के नाम पर रखा गया। अब जब ये पार्टीशन दो जगह पे क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारे क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। तो टॉपिक आता है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। अगला टॉपिक क्या आता है, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में चार चीजें दिखाई देती हैं जो समस्या दिख रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी भारत के सामने, और पाकिस्तान कैसे बनेगा, ये पार्टीशन कैसे किया जाए। तो इसका सबसे पहला कि क्या था, कोई भी एक ऐसी जगह नहीं थी जहां पे मुस्लिम ज्यादा हो, यानी कि जहां पर मेजॉरिटी में मुस्लिम जनसंख्या निवास करती हो। क्योंकि बात क्या हो रही थी, टू नेशन थ्योरी में कहा गया जो एरिया जहां पर मुस्लिम ज्यादा हो उसको एक अलग देश बना दिया जाए, सेपरेट नेशन की डिमांड करी, पाकिस्तान जो कहलाया। तो जब देखा गया तो दो ऐसे एरिया मिले जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन हाईली कंसंट्रेटेड थी। तो वो एक जगह कौन सी मिली, वेस्ट में मिली, और एक मिली ईस्ट में। तो इस तरफ से पंजाब वाला एरिया, यहाँ पे पंजाब हुआ करता था, पंजाब वाला एरिया, और इधर बंगाल। तो कौन से एरिया को बांटा गया, पंजाब और बंगाल वाले एरिया को बांटा गया। पाकिस्तान दो पार्ट्स में बटा, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। अब इनके बीच में देखिए तो आप बहुत बड़ी एक इंडियन टेरिटरी आ रही है, इनके बीच में जाने आने का कोई रास्ता नहीं। अगर मान लेते हैं हवा में भी जाएंगे तो क्या कर सकता है, अगर इंडिया ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया तो भी दिक्कत आएगी। खैर, लेकिन क्या हुआ, दो पार्ट्स में पाकिस्तान कितने पार्ट्स में बना, दो पार्ट में, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। इसकी कहानी ईस्ट पाकिस्तान कैसे बांग्लादेश बना, ये हमारे आगे के चैप्टर्स में मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। पहली समस्या हमको समझ में आई। पहली समस्या क्या है, कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं था, कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं था जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में हो। पहला, नो वन एरिया। बस इतने से याद रखने की कोशिश करनी है हमें, कॉन्सेप्ट कहानी की तरह आप याद करिए, जिससे कि क्या हो जाए, आपके लिए इजी हो जाए लिखना। नो वन एरिया, कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं था जहां पे मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हो। दूसरी समस्या क्या आ रही थी कि सभी लोग जाना नहीं चाहते थे, सभी लोग नहीं जाना चाहते थे, सारा एरिया मिलाना नहीं चाहते थे। इसमें एक नाम आता है आपका अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान। ये अब्दुल गफ्फार खान कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान एक गांधीयन आइडियोलॉजी के व्यक्ति थे। ये यानी कि किसके विचारों को मानते थे? गांधी के। ये कहां के लीडर थे? पूछा जाता है प्रोमिनेंट लीडर ऑफ, तो कहां के लीडर थे ये? NWFP। NWFP का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ देता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र। कहां के लीडर थे? NWFP। NWFP रीजन ये पड़ता किस जगह पे है? ये वाला रीजन आपका दिखाई देता है। तो ये नहीं चाहते थे कि भारत
का ये हिस्सा पाकिस्तान में जाए। तो ये पाकिस्तान बने ऐसा कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी इनकी इच्छा के विरुद्ध भी क्या किया गया, ये वाला पोर्शन कहां पर, यहां ये वाला पोर्शन पूरा कहां पर गया, पाकिस्तान में मिलाया गया। सीमांत प्रदेश यानी कि ये वाला तो इंडिया का पार्ट है, इससे लगा हुआ फ्रंटियर वाला हिस्सा ऐसे, ये कहां पर, पाकिस्तान में चला गया। इसके बाद तीसरा आता है, तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि कोई भी जगह पर अगर आप देखें तो ये डिसाइड नहीं था कि कौन कहां पर जाएगा, यानी कि पार्टीशन के बाद कौन सा हिस्सा किस जगह पे आएगा ये नहीं मालूम था। लोग कंफ्यूज थे। 14-15 अगस्त मिडनाइट तक ये पता ही नहीं था कि कौन सा एरिया किस जगह पर आने वाला है। और इसी से एक और प्रॉब्लम भी बढ़ करके आई, माइनॉरिटीज की एक प्रॉब्लम और बढ़ करके निकल के आ गई कि माइनॉरिटीज का क्या होगा। कोई भी एक एरिया, पहला कोई भी एक एरिया ऐसा नहीं था जहां पर क्या हो कि मुस्लिम ज्यादा हो हिंदू कम हो। जो हिस्से का बंटवारा भी हो रहा था वहां पर भी हिंदू ही ज्यादा था, वहां पर भी हिंदू ही ज्यादा था। और इसी से एक एसोसिएटेड प्रॉब्लम क्या निकल के आ गई, माइनॉरिटीज की। माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यकों की, कि दोनों तरफ जो अल्पसंख्यक हैं उनका क्या होगा। अब क्या हुआ, माइनॉरिटी मुस्लिम ज्यादा है नहीं, हिंदू हर जगह पे ज्यादा, यानी कि ये फिगर ऐसा नहीं था, क्या था, हिंदू ही दोनों जगह पर ज्यादा था। तो इसकी वजह से ये सबसे बड़ा एक समस्या क्रिएट हुई। और चौथा क्या आ गया, माइनॉरिटीज की समस्या बहुत बड़ी, दोनों तरफ पलायन हुआ, इधर से लोग उधर गए उधर से इधर आए, तो जिसकी वजह से माइनॉरिटी का क्या होगा, जो वहां पर रह जाएंगे बच जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे ऐसा नहीं हुआ कि सारे पाकिस्तान चले गए हों मुस्लिम। मुस्लिम यहाँ पर हैं हमारे देश में, आज भी आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम्स हैं, लेकिन यहाँ पर अब माइनॉरिटी के तौर पर हैं। ऐसे ही वहां पर भी हिंदू हैं, सिख्स हैं, तो वो भी माइनॉरिटी के तौर पे। तो माइनॉरिटीज का आगे चल करके क्या होगा, ये भी एक बड़ी समस्या दिख रही थी। इसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या परिणाम निकल करके आए। ये जो इतना बड़ा पार्टीशन हुआ इसके परिणाम क्या हुए ये देखने वाले थे। तो अगर आप देखें बहुत दर्दनाक था ये पार्टीशन, अपने साथ दुखों का समंदर लेकर के आया, खून रक्त बहा बहुत बड़े पैमाने पर। इसमें क्या क्या चीजें हुई अगर आप देखें तो मास किलिंग्स हुई, लोग बहुत बड़ी संख्या में मारे गए, लोगों की एसेट्स चली गई, यानी कि जो उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह हुआ करती थी जो वहां पे थे यहाँ पे छोड़ के उनको बिल्कुल कहीं कहीं पर देखने को मिला आधे घंटे का ही समय मिला, भागो निकलो जान बचानी है तो भागना पड़ेगा, उनकी वो गए। महिलाओं के साथ बहुत बुरा हाल हुआ, रेप हुए, जिंदा जला दिए गए, घर उनके आग के हवाले कर दिए गए, बहुत सारी महिलाओं को उठा के ले आया गया, मतलब रोक लिया गया, बंदी बनाया गया, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए। कुछ जगहों पर महिलाएं प्रेग्नेंट हो गईं तो उनके घर वालों ने भी उनको मार दिया, यानी कि बहुत बुरी स्थिति, महिलाओं की तो खास तौर पे बहुत बुरी स्थिति हुई। ये कॉन्सिक्वेंसेस हम बहुत आराम से लिख सकते हैं, क्या क्या। पहला कि बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में लोग मारे गए, लोग अपंग हो गए, विकलांग हुए, उनकी जो संपत्तियां थी वो चली गई, बलात्कार हुए, घरों को आग के हवाले कर दिया गया। एक मोटा मोटा एक आइडिया आपके में बुक में दिया गया है कि 5 से 10 लाख लोग मारे गए, 5 से 10 लाख लोग मारे गए। इसके बाद 80 लाख लोग, लगभग 80 लाख लोगों ने माइग्रेट किया। कितने, 80 लाख लोग अपने घरों को छोड़ करके इधर से उधर या उधर से इधर आए। जब भारत, ये नहीं मान सकते हैं कि यहां से ही यहां के लोग ही मारे गए, मारे वहां के भी लोग गए, दोनों ही तरफ। जब भी कम्युनल राइट्स होते हैं या कुछ होता है, दंगे देखने को मिलते हैं, तो उसमें दोनों तरफ ही नुकसान होता है, तो दोनों ही तरफ लोग मारे गए। तो इनको किस में लिख सकते हैं हम, कॉन्सिक्वेंसेस में लिख सकते हैं। इसके बाद टॉपिक आता है कि पार्टीशन हुआ, हम लाइन से चल रहे हैं, एकदम ध्यान से देखते जाइए। पहला कि
भारत आजाद हुआ। आजादी के साथ क्या आया? पार्टीशन। पार्टीशन की नींव कहां पे रखी थी? टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी किसने दी थी? मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग। इसके बाद आया पार्टीशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो 4 प्रॉब्लम्स हमने देखी। उसके बाद पार्टीशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, लोगों की संपत्ति और ये सब के साथ साथ फाइनेंशियल एसेट्स जो थी वो भी बटी, ऑफिस का फर्नीचर बटा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पुलिस के जो बैंड बाजे वगैरह थे वो सब बांटे गए। यानी कि हर तरीके, इट इज द डिवीजन ऑफ हार्ट। कहा गया कि हृदयों का बंटवारा है, इट इज द डिवीजन ऑफ हार्ट। केवल संपत्तियों का ही नहीं, हृदय का भी बंटवारा हुआ। दोनों तरफ के कुछ कवि वगैरह थे, उन्होंने इसके मार्मिक वर्णन भी किया कि ऐसा पार्टीशन वाले 2 देश नहीं चाहिए थे, आजादी इस कीमत पर मिली, ये कतई अच्छा नहीं लगा, ऐसा देखने को मिला। इसके इन सब चीजों के बाद एक अगला टॉपिक आता है प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन। यानी कि एक अगला टॉपिक क्या आया? प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट्स कौन सी जगह होती है? जहां पर रूल कौन करता है? किंग्स। तो क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि कितने प्रिंसली स्टेट थे? तो 565। पहला क्या याद रखना है? हमारे यहां कितने प्रिंसली स्टेट थे? 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते। अब इनको मिलाने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट ऑफ किसका यूज किया गया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का। किसका? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जिसको हिंदी में बोलते हैं विलय पत्र। ये जो विलय पत्र था, ये एक तरीके का फोटोकॉपी मान लीजिए, दोनों तरफ बना करके एक दे दी गई, एक पाकिस्तान में दे दी गई और एक इंडिया में दे दी गई। जिसमें क्या होता था, जैसे राजा का नाम मैं, महाराजा फलाने और सुपुत्र, ये राज्य का नाम, यानी कि यहाँ पे उनका नाम, यहाँ पर सुपुत्र किसके लड़के हैं उसका नाम, कौन सा राज्य, उस राज्य को अपनी सहमति से विलय करता हूं। केवल डायरेक्ट ये नहीं है, विलय करने में ऐसा नहीं कर रहे थे कि पूरा पूरा विलय कराया। यहां पर एक चाल चली गई, यहाँ पे चाल चली गई, कहा गया कि सर सब कुछ मत दे दीजिए हमको, हमको केवल 3 सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने का अधिकार दे दीजिए। क्या दे दीजिए? 3 सब्जेक्ट। ये बहुत सोची समझी राजनीति थी। कौन कौन से 3 सब्जेक्ट बताए गए? बोला गया सर हमको क्या दे दीजिए? डिफेंस दे दीजिए। क्या दे दीजिए? डिफेंस दे दीजिए, फॉरेन अफेयर्स दे दीजिए, और एक कम्युनिकेशन दे दीजिए। यानी कि क्या कह दिया? सुरक्षा, विदेश के मामलों में कानून बनाने का अधिकार, और कम्युनिकेशन, संचार। इन 3 टॉपिक्स पर, केवल सब्जेक्ट्स पर कानून कौन बना सके? भारत की सरकार बना सके। क्योंकि राजा ऐसे मानने वाले नहीं थे, उनको तो आदत है, हाथी चल रहा है, घोड़ा है और सर झुकाए लोग खड़े हैं, महाराज की जय हो, इस टाइप की उनकी आदत। वो तो प्रजा टाइप देखना चाहते हैं सबको, तो वो क्यों चाहेंगे कि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो? तो इसलिए क्या किया गया? केवल 3 सब्जेक्ट्स मांगे गए, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, कि ये 3 सब्जेक्ट्स हमको दे दीजिए बस। इसी में मान लिया जाएगा कि आपका विलय भारत में हो गया। अब एक, जब जाते जाते ब्रिटिशर्स एक पॉइंट और छोड़ के गए, प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने एक ऑप्शन दे दिए 3। क्या? कि प्रिंसली स्टेट्स का मन हो तो वो इंडिया में शामिल हो, मन हो तो पाकिस्तान में शामिल हो, और मन हो तो वो इंडिपेंडेंट रहें। क्या रहें? इंडिपेंडेंट। ये क्या था? एक तरीके से ब्रिटिशर्स एक चाल चल करके चले गए, जिससे कि समस्या उत्पन्न हो। तो क्या किया गया? एक सेम ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र बनाया गया भारत के लिए, और ऐसा ही एक विलय पत्र बनाया गया पाकिस्तान के लिए। जस्ट लाइक फोटोकॉपी मान लीजिए आप। इसमें राजा को साइन करना होता था, फिर उस समय पे जो हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनको साइन करना होता था। इसके बाद मान लिया जाता था कि ये राज्य, ये जो क्षेत्र है, ये किसमें, भारत में शामिल हो गया, या पाकिस्तान किसी ने साइन किया है तो वो पाकिस्तान में शामिल हो गया। तो ज्यादातर तो मना लिए गए। कहा जाता है कि
वल्लभ भाई पटेल जी ने इसमें साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हुए जो जैसे माना, लालच से माना, जैसे उनसे कह दिया कि साहब भाई साहब आप ही का है, बस केवल ये 3 मुद्दों पे हमें कानून बनाने का अधिकार चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो कुछ लोग इससे मान गए, कुछ नहीं माने तो उनको दबाव भी डाला गया। कुछ लोगों को लालच ऐसा दिया गया कि भाई साहब आपको पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगी, आप अपने हाथी, घोड़े, प्रजा जैसे रख रहे हैं वैसे रख सकते हैं। तो इस तरीके से उनको मनाने की कोशिश करी गई और काफी सारे लोग मान भी गए। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आता, क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा ऐसा प्रिंसली स्टेट था जिसने सबसे पहले मना किया, सबसे पहले मना करने रिफ्यूज किया भारत में मर्जर से। वो कौन सा था? ट्रैवनकोर। कौन सा था? ट्रैवनकोर। ट्रैवनकोर ने जिस दिन मना किया उसके नेक्स्ट डे मना कर दिया हैदराबाद ने। किसने मना किया? हैदराबाद ने। और ऐसे ही एक और जगह थी भोपाल, ऐसी एक और जगह थी भोपाल जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या कर रही थी? सेम टाइम पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना संविधान बनाने में लगी हुई थी, चालू कर दिया था उसने संविधान बनाना। तो इसने क्या कहा था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम अपने मेंबर नहीं भेजेंगे। तो ट्रैवनकोर ने सबसे पहले मना किया, हैदराबाद ने मना किया। एक मिलता है आपको जूनागढ़, एक मिलता है मणिपुर और एक मिलता है जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर आप देखें तो आपकी बुक में जो पहले बुक होती थी उसमें मिलता था हैदराबाद, मणिपुर टॉपिक, ये मिलते थे। जम्मू कश्मीर आपको कहां पर मिलेगा? लास्ट में 7th चैप्टर में जाके मिलेगा। जूनागढ़ का भी जिक्र मिला करता था, जूनागढ़ भी अब हटा दिया गया है। तो अब केवल क्या मिल रहा है? हैदराबाद और मणिपुर मिल रहा है जिसको आपको पढ़ना है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है? हैदराबाद। आ जाइए, बिल्कुल इजीली चलता चला जा रहा है और बहुत आसानी के साथ चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। अगला टॉपिक आता है हैदराबाद। हैदराबाद सबसे बड़ी रियासतों में से, देशी रियासतों में सबसे बड़ी रियासतों में से मानी जाती थी हैदराबाद। हैदराबाद का जो राजा था, जो रूल कर रहा था, वो क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था निजाम। निजाम नाम से फेमस था। ये वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन में से एक था और बहुत बड़ा कंजूस भी था। कहा जाता है कि इसने अपना पूरा जो जीवन था वो एक ही वो जो कोट पैंट बना हुआ था उसमें ही निकाल दिया। लोग जो इसके यहाँ आते थे बीड़ी वीड़ी पी के फेंक जाते थे तो उसके टोटे उठा के पी लिया करता था, ऐसा देखने को मिलता था। निजाम इतना कंजूस था ऐसा जाना गया। निजाम की एक फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स थी, पैरामिलिट्री फोर्स, जिसको बोला जाता था रजाकार। जिसको क्या बोलते थे? रजाकार। तो क्वेश्चन आ जाता है रजाकार कौन थे? रजाकार पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ निजाम। अब निजाम ने, इन्होंने हैदराबाद ने मर्ज होने से भारत में मना कर दिया। जब हैदराबाद ने भारत में मर्ज होने से मना कर दिया गया तो भारत की तरफ से पहल शुरू हुई, नेगोशिएशंस होने शुरू हुए कि सर मान जाइए, क्यों बेकार में आप नहीं मर्ज हो रहे हैं हमारे साथ, क्यों बेकार में बवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन ये भाई साहब नहीं माने। लेकिन एक एग्रीमेंट किया गया जिसको बोला जाता है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ये कब साइन हुआ? नवंबर 1947 में। कब साइन हुआ? नवंबर 1947 में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या हिंदी में बोलते हैं? यथास्थिति समझौता। यथास्थिति समझौता यानी कि जैसी पोजीशन में आज है वैसी ही पोजीशन में बने रहेंगे। ये कब तक के लिए हुआ? कितने टाइम के लिए हुआ? फॉर 1 ईयर। तो आने वाले क्वेश्चंस आप समझते रहें। हैदराबाद के राजा, रूलर कौन था? निजाम नाम से जाना जाता था। रजा कौन थे? पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ निजाम। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कब हुआ? नवंबर 1947। था क्या? जिस स्थिति में है, यानी कि आज अभी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ही बने रहेंगे, वैसे ही बने रहेंगे। कितने साल के लिए हुआ? 1 साल के लिए हुआ। लेकिन इनसे 1 साल भी सब्र हुआ नहीं। और यहां पर ये जो रजाकार थे, इन्होंने नॉन मुस्लिम्स का मतलब क्या हो गया? जो मुस्लिम नहीं थे। नॉन मुस्लिम्स में कौन कौन आ जाएंगे? हिंदू आ जाएगा, सिख आ जाएंगे,
बहुत बुद्धिस्ट आ जाएंगे, पर्सियन आ गए, ये यानी कि नॉन मुस्लिम्स पर इन्होंने अत्याचार इतना जबरदस्त किया कि उसकी कोई हद नहीं रह गई। महिलाएं इनके विरोध में खड़ी हो गई, बहुत बुरी तरीके से इनके खिलाफ प्रदर्शन चलने शुरू हो गए। ये स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो गई कि सरदार पटेल, यानी कि गवर्नमेंट ने लिया था वैसे तो डिसीजन, लेकिन वो मेनली किसका डिसीजन था? सरदार पटेल जी का। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या किया? आर्मी का यूज किया, यानी कि उन्होंने सेना की मदद ली और एक ऑपरेशन चला जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो ये स्टार्ट कब किया गया? सितंबर में। कब स्टार्ट किया गया? 13 सितंबर 1948 में स्टार्ट किया गया और महज 5 दिन में, यानी कि 18 सितंबर के आसपास क्या कर दिया गया? हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया गया। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि हैदराबाद का विलय किस प्रकार से हुआ? हैदराबाद का विलय आर्मी या पुलिस एक्शन के द्वारा किया गया। ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के द्वारा कब हुआ? 18 सितंबर 1948। यानी कि ये जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था, इस पर भी वो रुके नहीं, इनसे रुका नहीं गया और इन्होंने जाति बहुत ज्यादा करी तो पुलिस एक्शन किया गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिस तरीके से सरदार पटेल जी ने हैदराबाद का निवारण किया था, ठीक वैसे ही अगर जम्मू कश्मीर का उस समय कर दिया होता तो बहुत अच्छा रहता। ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि वो ज्यादा अच्छा होता या ये अब जो हुआ है वो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि माना जाता है कि ये जो ऑपरेशन हुआ इसमें बहुत सारे लोग भी मारे गए, सिविलियंस भी मारे गए। तो ये अलग अलग जो नेता होते हैं उनकी अलग अलग आइडियोलॉजी हो सकती है। किसी का मानना हो सकता है सिविलियंस का मरना सही नहीं है और किसी का मानना है कि कुछ टाइम की दिक्कत है, उसके बाद समस्या नहीं रहेगी। तो मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि उसी समय निपटारा कर दिया होता तो बहुत बेहतर होता। लेकिन खैर, अब धारा 370 हट चुकी, वो भी हम आगे जम्मू कश्मीर जब पढ़ेंगे उस चैप्टर में हम इसको कवर करेंगे। तो ये हो गया हैदराबाद का मर्जर कैसे किया गया। इसके बाद मणिपुर। मणिपुर, इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आ जाता है कि मणिपुर को लोकेट कर देता है पॉइंट, जैसे मैप में क्वेश्चन दे देगा और कहे कुछ इससे रिलेटेड पूछ देता है। क्या पूछ सकता है वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले मणिपुर की स्थिति समझ लें। एक है मिजोरम और एक है मणिपुर, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो सबसे पहले ऊपर याद रखें क्या है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद पड़ता है नागालैंड। कौन सा पड़ता है? नागालैंड। उसके बाद दो आते हैं, एक आता है मणिपुर और एक आता है आपका मिजोरम। तो मणिपुर और मिजोरम में बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज। आपको याद रखना है दोनों में एम है, ए पहले आता है, यानी कि मणिपुर कहां? मिजोरम के ऊपर पड़ेगा, याद रखिएगा। मणिपुर के जो राजा थे उनका नाम था महाराजा बोधचंद्र सिंह। क्या नाम था? महाराजा बोधचंद्र सिंह। ये महाराजा बोधचंद्र सिंह के ऊपर दबाव डाल करके साइन करा लिया गया था विलय पत्र पर। तो कैसे मिलाया गया? सबसे पहले क्वेश्चन इसको जान लेते हैं कि महाराजा बोधचंद्र सिंह पर क्या कर लिया गया था? दबाव डाल करके कि साइन करो। इनको कहां बुलाया? शिलोंग बुलाया और इनसे साइन करा लिया गया था 21 सितंबर को। अब यहां की स्थिति को समझते हैं। ये पहली जगह थी जहां पे एडल्ट फ्रेंचाइज का यूज करते हुए वोटिंग कराई गई थी, यानी कि ये पहली जगह थी जहां पर वोट पड़े थे। कब पड़े थे? जून 1948। जून 1948 में यहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, कब? जून 1948 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए थे एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जो लोग एडल्ट हो जाते हैं उनके। तो एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर सबसे पहले इलेक्शन कहां पे हुए थे? मणिपुर में, जून 1948। तो क्वेश्चन दो तीन तरह से, यहाँ के राजा का नाम पूछ देता है, कैसे करा गया था, प्रेशर डाल करके उन पर,
साइन करा लिया था। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर सबसे पहला स्टेट कहाँ था जहां पर इलेक्शन हुआ, या फिर दे देगा जून 1948 में यहां पे इलेक्शन हुआ। तो 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन में यहां पे डॉट बना रहेगा, आपको याद रखना है मणिपुर। यहां की जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ और उनसे पूछा भी नहीं गया कि भारत में मणिपुर को विलय करना है या नहीं, यही वहां के लोगों का एक दर्द वहां पर बना रहा। वहां की जो स्टेट कांग्रेस थी वो तो चाहती थी कि भारत में मणिपुर का विलय हो जाए, लेकिन जो अदर पार्टीज थी वो नहीं चाहती थी कि भारत में मणिपुर मिले। तो याद रखना है वहां की स्टेट कांग्रेस जो थी वो चाहती थी कि भारत में विलय हो जाए, मगर जो अदर पार्टीज थी वो नहीं चाहती थी कि भारत में विलय हो। और यही कारण है मणिपुर में आज तक स्थितियां सही नहीं दिखाई देती हैं, वहां पर आज भी विवाद की स्थिति बनी रहती है। तो ये टॉपिक हो गया आपका मणिपुर। इसके बाद एक आता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। ये लास्ट टॉपिक हो गया आपका। इसी के साथ आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, यहां की एक छोटी सी कहानी समझते हैं। जब भारत आजाद नहीं था तब यहां प्रॉमिस किए गए, जब मीटिंग्स होती थी, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो आपकी बुक में दिया हुआ है 1920 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1920 का सेशन। तो ये उस मैप में भी आ सकता है कि कहां पर हुआ था, नागपुर सेशन। कहां पर, नागपुर सेशन में बात चली कि जब भारत आजाद होगा तो भारत के अंदर का जो मामला होगा, यानी कि जो स्टेट्स का फॉर्मेशन किया जाएगा वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर, यानी कि भाषा के आधार पर किया जाएगा। ये मामला कब तय हुआ, 1920, यानी कि बाद में भी यही सब बातें चलती रहीं कि स्टेट का फॉर्मेशन भाषा के आधार पर किया जाएगा। लेकिन जब भारत आजाद हो गया उसके बाद इस बात को भूल गए। क्यों? इस बात को भूलने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण क्या, एकदम अभी अभी जैसे ही पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के साथ हमने क्या दंश देखा, एक देश अलग बन गया, पूरा एक देश अलग बन गया। कहा जाता है एक व्यक्ति जिन्ना की सोच से एक देश बन गया, क्या गारंटी है कि दूसरा जिन्ना नहीं पैदा होगा। इसीलिए कहा गया कि जब भी कभी आप भाषा के आधार पर अलग पहले से ही हैं तो वो कभी भी क्या कर सकते हैं, अपनी सेपरेट आइडेंटिटी ले सकते हैं। तो इसलिए क्या कहा गया कि भाषा के आधार पे अगर हम बनाएंगे, स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे, तो उनकी एक अलग पहचान होगी और वो कभी भी क्या हो सकते हैं, अलग होने की मांग कर सकते हैं। और दूसरी चीज एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर देखा गया, जियोग्राफिकली देखा गया और क्या कर दिया गया, स्टेट का फॉर्मेशन हो गया था। लेकिन डिमांड ने तूल पकड़ा और इसके लिए एक मूवमेंट चला, विशाल आंध्रा मूवमेंट चला था। कौन सा मूवमेंट चला था? विशाल आंध्रा मूवमेंट। यहां पर एक व्यक्ति बहुत फेमस हुए, पोट्टी श्री रामलू। पोट्टी श्री रामलू। पोट्टी श्री रामलू जो थे एक गांधीयन आइडियोलॉजी के व्यक्ति थे। कहां से आते थे? उस समय मद्रास प्रोविंस होता था। कौन सा प्रोविंस? मद्रास प्रोविंस। मद्रास प्रोविंस में ही डिमांड उठनी शुरू हुई कि तेलुगु स्पीकर्स, कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा। तेलुगु स्पीकर्स के लिए अलग सेपरेट स्टेट बनाया जाए, अलग से स्टेट। तो भाषा के आधार पर डिमांड होने लगी। कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया जाए। कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश, जो कि हम देखते हैं कि आज बना हुआ है। लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा एक योगदान किसका था? पोट्टी श्री रामलू। ये बैठ गए आमरण अनशन, यानी कि हंगर स्ट्राइक अंटिल डेथ। किसमें बैठ गए? हंगर स्ट्राइक अंटिल डेथ। हंगर स्ट्राइक पर ये बैठे रहे और 56 दिन तक बिना कुछ खाए पिए। कितने दिन? 56 दिन, 56 डेज तक ये हंगर स्ट्राइक पर बैठे रहे और उसके बाद इनकी डेथ हो। इनकी डेथ होने के बाद मूवमेंट और तूल पकड़ा। तब क्या किया गया? दिसंबर 1952 में, दिसंबर 1952 में जवाहरलाल नेहरू जी ने अनाउंसमेंट किया। ध्यान रखना है, क्वेश्चन समझे,
अनाउंस कब किया, यानी डिक्लेयर कब किया, अनाउंसमेंट हुआ, अनाउंस किया, डिक्लेरेशन किया कि एक सेपरेट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बनाया जाएगा, वो कब किया, दिसंबर 1952। लेकिन फॉर्मेशन कब हुआ आंध्र प्रदेश का, 1 अक्टूबर 1953। कब किया गया, 1 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ था, फॉर्मेशन। याद रखना है, स्टेट फॉर्मेशन से एक क्वेश्चन आपके में जरूर आता है, किसी भी जगह ऑब्जेक्टिव पे आ जाए, मैप में आ जाए, एक क्वेश्चन स्टेट फॉर्मेशन के ईयर और स्टेट फॉर्मेशन से जरूर मिलता है। 1 अक्टूबर 1953 को क्या बन गया, आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन आता है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला प्रदेश कौन सा था, तो पहला प्रदेश था आपका आंध्र प्रदेश। कौन सी भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार। किसकी बदौलत, पोट्टी श्री रामुलु ने 56 दिन का आमरण अनशन किया, उसके बाद बना। डिक्लेरेशन कब किया गया, वो भी आपको याद रखना है। इसके बाद जब एक क्षेत्र बन गया तो सबको अपनी भाषा पसंद है, सबको लगता है कि हमारा एक अलग पहचान हो, हम सब एक जैसे लोग एक साथ रहें। तो इसके लिए क्या हुआ, और भी बहुत सारी जगहों से डिमांड उठनी शुरू हो गई। तो जब डिमांड उठनी शुरू हुई तो क्या कर दिया गया, तुरंत कमीशन गठन कर दिया जाता है, कमेटी का गठन कर दिया जाता है। तो एक कमीशन बनाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। क्या बना दिया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को कब बनाया गया, 1953। कितने मेंबर थे इसमें, 3 मेंबर थे। कितने मेंबर थे, 3 मेंबर, जिसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। कौन थे, फजल अली। एक थे हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, और एक थे के.एम. पन्नीकर। एक कौन थे, के.एम. पन्नीकर। ये 3 मेंबर थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। ये कौन थे, अध्यक्ष, यानी कि इसके हेड। इनकी ऑर्गेनाइजेशन में, इसीलिए इस कमीशन का नाम कभी कभी क्या रहता है, फजल अली कमीशन भी बोला जाता है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ, 1953। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, 1955। कब सौंपी रिपोर्ट, कब सौंप दी थी, 1955 में। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें क्या रिकमेंडेशन दी, रिकमेंडेशन दी इन्होंने कि 16 स्टेट बना दिए जाएं और 3 यूनियन टेरिटरी। यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन इनसे क्या था, क्या भाषा के आधार पर स्टेट का फॉर्मेशन किया जा सकता है, क्योंकि उससे पहले भी कुछ कमेटियां बनी थी, जैसे एसके-धर कमेटी, जेवीपी कमेटी। उन सब कमेटियों ने क्या कहा कि हम लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट का फॉर्मेशन नहीं कर सकती, क्योंकि अगर स्टेट का फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पे किया जाएगा तो स्टेट अपनी अलग आइडेंटिटी ले लेंगे और फिर वो अलग होने की मांग कर सकते हैं। लेकिन इस कमीशन ने 1953 में जो सेटअप हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने कहा कि हाँ, लैंग्वेज के बेसिस पर किया जा सकता है। हाँ, बस ये याद रखना होगा, ये नहीं कर सकते कि दूसरी भाषा के लोगों का आना जाना मना हो, या अगर उनकी संख्या अच्छी खासी है तो ऑफिशियल लैंग्वेज सेकेंड वाली जो लैंग्वेज होगी उसको भी बनाया जा सकता है। कुछ रिकमेंडेशन इस टाइप की दी। लेकिन आपसे क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा कि क्या रिकमेंडेशन दी, तो आपको याद रखना 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी की रिकमेंडेशन दी। फिर उसके बाद 1956 में, कब, 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ। क्या आया, एक्ट कब पास हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास हुआ, 1956। कब पास हुआ, 1956। इसी कमीशन की रिपोर्ट, इसी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर बन रहा है। कब हुआ, 1956। अब याद रखना है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने इनकी जो रिकमेंडेशन थी उसको हूबहू नहीं माना, इन्होंने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। इन्होंने बनाए 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। तो कितने स्टेट बने, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी का फॉर्मेशन हुआ। तो क्वेश्चन आएगा 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से कितने स्टेट बनाए गए,
14 स्टेट। कितनी यूनियन टेरिटरी बनी? 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। ये था एक मोटा मोटा आपके चैप्टर का पूरा रिव्यू। आपने देखा, अगर आप इसको पूरी तरीके से केवल कहानी के फॉर्मेट में सुनते चले जाएं तो क्या हो सकता है, पूरा का पूरा चैप्टर आपके कंट्रोल में रहेगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन और आ जाते हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पास होने के बाद, क्वेश्चन बहुत ध्यान समझें, एक क्वेश्चन पूछता है कि पहला स्टेट कौन सा बना था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो वो था हमारा आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा के आधार पर। लेकिन कहेगा स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पास होने के बाद कौन सा बना था तो आएगा आपका जवाब गुजरात एंड महाराष्ट्र। गुजरात एंड महाराष्ट्र। पूछ सकता है कि गुजरात और महाराष्ट्र किससे अलग हुए, तो ये दोनों पहले किसका पार्ट होते थे? बॉम्बे। किसका पार्ट होते थे? बॉम्बे प्रोविंस का पार्ट हुआ करते थे, जिसमें क्या बन गया? गुजरात और महाराष्ट्र। कब बने? 1960। कब बने? 1960। कोशिश करिएगा कि सारे स्टेट का फॉर्मेशन आप याद कर लें, नहीं तो ये याद कर लेना है। इसके बाद आपको 3 और याद कर लेने हैं। ईयर 2000 में 3 स्टेट बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से। झारखंड किससे अलग हुआ? बिहार से। ये क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले। और लास्ट स्टेट का फॉर्मेशन कब हुआ? 2 जून 2014 को। किसका? तेलंगाना। किसका हुआ? तेलंगाना। तेलंगाना किससे अलग हुआ? आपके आंध्र प्रदेश से अलग। ये इसके अलावा भी कुछ स्टेट्स का फॉर्मेशन के बारे में पूछता है, उनको हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन आंसर करेंगे या फिर किसी शॉर्ट के माध्यम से हम उनको जल्दी से देख लेंगे। तो ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया। एक बार फटाक से क्विक देखते हैं 4 से 5 मिनट में। क्या? सबसे पहला चीज, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ट्रस्ट विद डेस्टिनी किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ट्रस्ट विद डेस्टिनी किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। कब दिया? 14-15 अगस्त 1947 मध्यरात्रि को। कहां पर दिया? स्पेशल सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। रेड फोर्ट पे टिक नहीं करना है, याद रखना है। इसके बाद टू नेशन थ्योरी। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन सी पार्टी के थे? मुस्लिम लीग। कब दिया? 1940। क्वेश्चन एकदम तैयार करते रहें। इसके बाद इसी के बेसिस पर क्या हुआ? पार्टीशन में 4 प्रॉब्लम्स आ रही थी। पहली कि कोई भी एक ऐसा साइड नहीं था जहां पर एक साथ कंसंट्रेटेड हो, मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हो। तो बीच में क्या पड़ रहा था? पूरी इंडियन टेरिटरी। सभी लोग जाना नहीं चाहते थे। कौन नहीं जाना चाहता था? अब्दुल गफ्फार खान, जिनको किस नाम से जानते थे? फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते थे। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जानते थे? अब्दुल गफ्फार खान जी को जानते थे। किस क्षेत्र के लीडर थे? NWFP के लीडर थे। किसके क्षेत्र के लीडर थे? NWFP के लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान। उनकी इच्छा के बावजूद भी क्या कर दिया गया? पाकिस्तान में गया वो क्षेत्र। इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी में हो और हिंदू माइनॉरिटी में हो। जहां पर भी थे, हिंदू ही मेजॉरिटी में हुआ करते थे। इसकी वजह से बहुत बड़ा एक ट्रॉमा क्रिएट हुआ। इसके बाद एक और इसी से जुड़ी हुई समस्या आई माइनॉरिटीज की, कि माइनॉरिटीज का क्या होगा, इधर और उधर दोनों तरफ जो माइनॉरिटीज बटेंगी उसका क्या होगा। उसके बाद आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। कॉन्सिक्वेंसेज में क्या देख सकते हैं? बहुत बड़े पैमाने पर क्या हुआ? मास किलिंग्स हुई, रेप हुए, लोगों के घर चले गए, संपत्तियां गई, उनको घर जला दिए गए, बहुत सारी महिलाओं को जबरदस्ती बंधक बना करके शादी कर ली गई, उनके घर वालों ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। इट इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ हार्ट। ये हृदय का बंटवारा कहलाया। केवल और केवल एसेट्स का ही बंटवारा नहीं हुआ, इसके संपत्ति का ही नहीं, और इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑफिस की चेयर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सारी चीजों का क्या कर दिया गया? बंटवारा किया। बहुत आसान है, सिंपल सा आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है
इस प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन कैसे हुआ? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से। किससे हुआ? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से। विलय पत्र में कौन से 3 सब्जेक्ट्स पे भारत की सरकार ने कानून बनाने का अधिकार मांगा? पहला डिफेंस, दूसरा फॉरेन अफेयर्स, तीसरा कम्युनिकेशन। इन 3 पर ही केवल मांगा गया। विलय पत्र पर साइन करने से किसने किसने मना कर दिया? सबसे पहले मना करने वाला राज्य क्षेत्र कौन सा था? रियासत कौन सी थी? तो वो कौन सी थी? ट्रैवनकोर। कौन सी थी? ट्रैवनकोर। उसके नेक्स्ट डे किसने मना किया? हैदराबाद ने। किसने मना किया? हैदराबाद ने। भोपाल ने अपने मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल होने से मना किया। इसके अलावा जूनागढ़ ने भी मना किया, जम्मू एंड कश्मीर ने भी। जूनागढ़ अब टॉप हटा दिया गया है। जूनागढ़ में क्या किया गया था? प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का मतलब जनमत संग्रह, यानी कि लोगों से वोट दिला दिए गए। जूनागढ़ किस जगह पे पड़ता है? गुजरात। कहां पर पड़ता है? गुजरात। इस जम्मू कश्मीर को हम आगे चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद आता है मणिपुर। मणिपुर के महाराजा का नाम महाराजा बोधचंद्र। मणिपुर के महाराजा का नाम महाराजा बोधचंद्र सिंह। वहां पर पहली बार एडल्ट फ्रेंचाइज का यूज करते हुए पहली बार वोटिंग कहां पे हुई? मणिपुर में हुई। कब हुई? जून 1948 में। वहां की स्टेट कांग्रेस चाहती थी कि जुड़ जाए, लेकिन अदर पार्टीज चाहती थी कि ना जुड़ा जाए, भारत में मर्ज ना हुआ जाए। उनको मणिपुर को कैसे मिलाया गया? मणिपुर को विलय किया गया, दबाव डाल करके उनको शिलोंग बुला करके वहां पे दस्तखत करा दिए गए। इसीलिए वहां पर समस्या आज भी दिखाई देती है। हैदराबाद में क्या हुआ? हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो, यानी कि आर्मी की मदद से ऑपरेशन पोलो चला करके हैदराबाद को भारत में मर्ज किया गया। हैदराबाद में एक टॉपिक और आ जाता है कि वहां के राजा को निजाम बोलते थे। रजाकार कौन थे? उनकी पैरामिलिट्री फोर्स थी, जिसने बहुत ज्यादा अत्याचार किस पर किए? नॉन मुस्लिम्स पर किए। इन सारे स्टेट्स, कितने प्रिंसली स्टेट्स होते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। इनके इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा रोल किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और साथ में वीपी मेनन का भी था, लेकिन आपको याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा रोल हुआ करता था। इसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास हुआ? 1956। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को कब सेटअप किया गया? 1953। कब किया गया? 1953। उसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1955। उसने अपनी रिकमेंडेशन में क्या बताया था? 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी। 16 स्टेट, 3 यूनियन टेरिटरी। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पास होने के बाद कितने स्टेट का फॉर्मेशन किया गया? 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी का फॉर्मेशन किया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पास होने के बाद। पहला राज्य कौन सा बना भाषा के आधार पर? फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। कौन सी भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा। किसने उपवास किसने रखा था 56 दिन का? पोट्टी श्री रामलू। किस विचारधारा के व्यक्ति थे? गांधीयन आइडियोलॉजी के व्यक्ति थे। डिक्लेरेशन कब हुआ था आंध्र प्रदेश के बनने का? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था दिसंबर में, दिसंबर 1952। दिसंबर 1952। फॉर्मेशन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 में फॉर्मेशन किया गया। इसके बाद पूछ देगा बॉम्बे से कौन से अलग हुए राज्य बनाए गए? पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, या पहला महाराष्ट्र गुजरात दोनों एक साथ ही बने 1960 में। कब बने? 1960 में। ये एक मोटा मोटा लगभग सारे क्वेश्चंस को हमने जो पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, उनको कवर कर लिया। 3 मेन चैलेंजेस आपको मालूम है, यूनाइटेड नेशन, एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी, एंड थर्ड डेवलपमेंट फॉर ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं कि अगर ये फॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा है तो इस फॉर्मेट में, नहीं तो अगर आप कहेंगे जो सभी लोग बना रहे हैं एनसीईआरटी का पेज खोल लिया और चालू कर दिया, उस वाले फॉर्मेट में बनाना और भी आसान है, उसमें बना देंगे। नहीं तो अगर आप कहेंगे पीपीटी में तो पीपीटी में, लेकिन अपनी राय दें जरूर, जिससे कि हम इसको और बेहतर बना सकें। वैसे मेरी कोशिश होगी हर चैप्टर को 1 शॉट 1 घंटे के भीतर ही हम पूरा खत्म करके, और भी कम टाइम में खत्म कर सकें, ये कोशिश करेंगे। इसके बाद एक सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चला करके आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दे, जिससे आप फुल मार्क्स ला सकें। थैंक यू।